हेलो गाइस, शॉकिंग अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। 14 जून 2023 से 13 जुलाई 2023 तक इंडिया के 22nd लॉ कमीशन ने रिलीजियस लीडर्स एंड देश के सभी सिटीजन्स का ओपिनियन मांगा है और ये स्टेटमेंट जारी होते ही देश के कुछ अपोजिशन ग्रुप ने रोना स्टार्ट कर दिया और बोलने लगे कि ये तो बस एक प्रोपोगेंडा है बाकी धर्मों पे हिंदुत्व थोपने के लिए। प्रोपेगेंडा है, इससे ज़ायद कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। देखो, यूसीसी का मतलब हिंदुत्व थोपना नहीं होता है, बल्कि इसके आ जाने से भारत के सारे लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी जैसे बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। सुनने में आया है कि यूसीसी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा बल्कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 2022 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे राज्यों को यूसीसी इम्प्लीमेंट करने को बोला था, लेकिन करना या ना करना स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है क्योंकि हर एक स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। जैसे अपने उत्तराखंड को ही देख लो, उत्तराखंड यूसीसी इम्प्लीमेंट करने वाली वो पहली राज्य बनने जा रही है। इनफैक्ट वहाँ का सीएम जब 2022 में पहले पोजीशन पे आए थे तब उनका अनाउंसमेंट ये था कि वो यूसीसी लागू करना चाहते हैं। 19 जून को ही उन्होंने कहा था कि यूसीसी का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी है। वहाँ के सीएम ने एक कमेटी रेडी की थी जिसने वहाँ के कम्युनिटी से और ट्राइबल लोगों से बात करके उनका फीडबैक लेके उससे ड्राफ्ट रेडी किया था। बट यहाँ एक क्वेश्चन जरूर आ जाती है, क्या यूसीसी जैसे एक इम्पोर्टेंट लॉ को स्टेट गवर्नमेंट के हाथों छोड़ना ठीक होगा? दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स यूसीसी को लेके थोड़ी बटी हुई थी। अब आप पूछोगे कि वो कैसे? ये जानने से पहले आप जरा ये सुन लीजिए। बेसिकली इंडिया में सभी रिलीजियन के लोग अपने अपने पर्सनल लॉज से रूल होते आए हैं, जैसे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉज 1937, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 एक्सेट्रा। पर्सनल लॉज का मतलब होता है अपने रिलीजन के हिसाब से तय होने वाले लॉज, जैसे मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, ये सारी हर किसी के रिलीजन के हिसाब से लागू होती है। एग्जाम्पल, किसी हिंदू के लिए 2 शादी करना जिस तरह से इलीगल है और दूसरी तरफ एक मुस्लिम मैन 4 शादियां कर सकता है और ये कम्प्लीटली लीगल है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब आप ही बताओ, ऐसे नियमों के चलते क्या सच में इंडिया को सेक्युलर कंट्री बोला जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी इंडियन गवर्नमेंट इसी चीज को तो बदलना चाहती है। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है, ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति धर्म, जात पात के हिसाब से बांटा ना जाए, सबके ऊपर एक समान नियम लागू हो। सो देन अब आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स पे। तो बात ऐसी है कि आजादी के पहले से ही चाचा नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में बहस छिड़ी हुई थी। उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूसीसी को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि उस वक्त फंडामेंटल राइट सब कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के नाम से एक नया क्लॉज ऐड किया और जिसका इंडिया के फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर जी ने जमकर विरोध किया। उनका मानना था कि इससे लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के नाम पर बहुत सारी रिलीजियस एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने का कोशिश करेंगे। तो उनके सजेशन को मानते हुए उस टाइम के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि स्टेट गवर्नमेंट रिलीजियन के ऊपर जाकर लॉ बना सकती है अगर कभी सोशल रिफॉर्म की जरूरत पड़ी तो। तब उसी बात पे उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट छिड़ गई। एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी, के.टी. शाह जैसे नामी लोग जो ये कह रहे थे कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करके उससे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में शामिल करना चाहिए, और दूसरी तरफ नेहरू और कांग्रेस मेंबर्स का था जो ये कह रहे थे कि देश में ऑलरेडी बहुत सारी कम्युनल प्रॉब्लम्स चल रही है। ऐसे में अगर यूसीसी को लाया गया तो माइनॉरिटीज इनसिक्योर फील करेंगे और उन्हें लगेगा कि देश उनके धार्मिक मान्यताओं पर हस्तक्षेप कर रही है। अब क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उनकी बात पूरी टाली भी नहीं जा सकती थी और दूसरी तरफ नेहरू जी का भी असेंबली में
काफी दबदबा था, इसीलिए उस टाइम के गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स बनाने की जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इसके आर्टिकल 44 में डाल दिया गया, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि आगे आने वाली गवर्नमेंट्स को पूरे देश में यूसीसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स की गलती नहीं थी? अगर यूसीसी को शुरुआत से ही फंडामेंटल राइट्स में रखा होता तो इसके लिए नई कानून भी बनती और लोगों को फॉलो करना भी पड़ता, मगर उन्होंने ये ना करके इसे डीपीएसपी के नाम पर फ्यूचर गवर्नमेंट्स पर छोड़ दिया। और अब जब पुराने गवर्नमेंट्स की गलतियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है तब कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है, और ये वही लोग हैं जो बात बात पे सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं और अब यूसीसी का नाम सुनते ही इन्हें रिलीजन की याद आ रही है। तो चलिए जरा गौर फरमाते हैं इन सेकुलरिज्म के पुजारियों की शिकायत भरी दास्तान पर। बेसिकली ये लोग 4 मेजर आर्गुमेंट दे रहे हैं। पहला है कि गवर्नमेंट यूसीसी के बहाने दूसरे धर्मों पर हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज को थोपना चाहता है। दूसरा है कि यूसीसी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में फ्रीडम टू प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजियन की गारंटी देता है। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स भी पर्सनल लॉज में टोटल इन्फॉर्मिटी चाहते थे, क्योंकि अगर वो चाहते तो यूसीसी को कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं रखा होता। अब जिन को कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, असल में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट जिन जिन विषय पे लॉ बना सकती है, ये बात है स्केड्यूल 7 के 3 अलग अलग लिस्टों पे लिखा होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिन्हें फॉलो करके स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। इसीलिए इन विरोधियों का ये भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स कभी सारे पर्सनल लॉज को यूनिफाई करना ही नहीं चाहते थे। अगर चाहते तो वो यूसीसी को यूनियन लिस्ट में रखते ताकि इसे बाद में आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके। उनका चौथा पॉइंट ये है कि जब आईपीसी, सीआरपीसी जैसे क्रिमिनल लॉस पूरे देश में यूनिफाइड हुए बिना ही अच्छे से काम कर सकते हैं, तो इंडिया में यूसीसी जैसे लॉस की जरूरत क्या है। सो ये थी सारे विरोध करने वालों की आर्ग्यूमेंट्स। अब आप अगर जरा सारे न्यूज चैनल पर होने वाली डिबेट्स और इंटरव्यूज को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे विरोध करने वाले यूसीसी को हिंदू सिविल कोड का नाम दे रहे हैं। तो क्या यूसीसी जैसे एक इम्पोर्टेंट लॉ को ऐसा नाम देना सही है? क्योंकि दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी जैसे देशों में भी यूसीसी लागू है। वहाँ हर किसी के लिए लीगल मैरिज एज 18 इयर्स है। पॉलीगैमी यानी कि एक से ज्यादा शादी करना उन देशों में अपराध है। डिवोर्स भी उन देशों में लीगल सिविल कोड के थ्रू मिल जाती है। अब ये सारी चीजें तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी शामिल है। तो क्या ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज हिंदू कोड को फॉलो करती है क्या, या फिर उनकी गवर्नमेंट उन्हें हिंदू बनाना चाहती है? असल में हमारे देश के शुरुआती गवर्नमेंट भी देश में यूसीसी लाना चाहती थी। यही कारण थे कि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले ही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लागू किया, जिसके थ्रू किसी भी इंडियन को इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियन मैरिज का राइट मिलता है, वो भी किसी रिलीजियस कस्टम को फॉलो किए बिना। एंड क्या डिवोर्स पर्सनल लॉस उन कम्युनिटीज के महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे? क्योंकि यूसीसी और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक प्लस पॉइंट है वुमेन एम्पावरमेंट। एग्जाम्पल, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स, इनके लिए जो कॉमन एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा है कि इनकी प्रॉपर्टीज इनके बच्चों में इक्वली डिवाइड होगी उनके जेंडर्स को देखे बिना। और दूसरी तरफ आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को देख लो, अगर एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी प्रॉपर्टी की मेजर हिस्सा उसके लड़के को मिलती है और लड़की को लड़के से आधा मिलता है। और अगर किसी मुस्लिम वुमेन के हस्बैंड की मौत हो जाए तो उस वुमेन को अपनी पति की प्रॉपर्टीज में से 1/8 ही मिलता है और बाकी उसके बच्चों में बट जाती है। क्रिश्चियन लॉज भी सारे मुस्लिम लॉज से मिलता जुलता है। रिसेंटली एक केस में हमें देखने को मिला, एक क्रिश्चियन वुमेन अपने अब्यूसिव पति से छुटकारा चाहती थी, तो उस महिला ने अपने 10 साल के इस मैरिज से छुटकारा पाने के लिए चर्च पहुंची थी डिवोर्स के लिए। तो चर्च वालों ने महिला से कहा था कि क्रिश्चियन कैथोलिक्स डिवोर्स नहीं ले सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे ही इंडिया में ट्रिपल तलाक बैन होने के बावजूद ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस्लाम में ट्रिपल तलाक के अलावा भी एक और रास्ता होता है तलाक का, वो है तलाक हसन। इसमें होता ये है कि मुस्लिम में 3 बार तलाक ना बोल के 3 महीनों में हर 1 महीने 1 बार तलाक बोल के भी तलाक ले सकता है। सो यूसीसी आ जाने से हमारे समाज की ये सारी अजीब लॉस बदल कर हर इंडियन के लिए एक स्टैंडर्ड लॉस लागू होगा। समाज में इंफॉर्मिटी आने के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। वेस्टर्न सेकुलर कंट्रीज में भी तो यही होता है, सबको अपनी अपनी रिलीजन के हिसाब से सारे रीति रिवाज मनाने का अधिकार है। बट जब बात लॉस की आती है तब मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, कंपेंसेशन, इन सब में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एक सिंगल लॉ फॉलो होता है। सो इसमें आपका क्या ओपिनियन है कि आप यूसीसी सपोर्ट करने वालों के साथ देंगे या फिर इसके अगेंस्ट जाने वालों के? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइए। सो आज का वीडियो यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए।
कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।